6 अक्टूबर 1979 की सुबह मसूरी के एक शांत शहर नोवेल में एक ऐसा क्राइम हुआ जिसके बारे में वहां के लोगों ने कभी नहीं सोचा था। ये 200 से ज्यादा लोगों की एक छोटी सी कम्युनिटी थी जो शांति से जीना पसंद करते थे। ये लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ देते थे, खबर तेजी से फैलती थी और क्राइम रेट बहुत ही कम था। लेकिन उस सुबह स्टेट बैंक ऑफ नोवेल एक ऐसे क्राइम का स्पॉट बन गया जिसने इस शांति को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। लगभग सुबह 8 बजे कैशियर पॉइंट कुंड्रो बैंक पहुंचती है। रोज सुबह उनका पहला काम दरवाजा खोलना और बिजनेस के लिए रेडी होना था। जैसे ही वो एंट्रेंस के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। पहले उन्होंने सोचा कि उनके बॉस डैन शॉर्ट जल्दी आ गए हैं, लेकिन जब वो अंदर गई तो पूरी बिल्डिंग में एक अजीब सी खामोशी थी। कुंड्रो लॉबी से होते हुए ऑफिस पहुंची। शॉर्ट या किसी और एम्प्लॉय का कोई निशान नहीं था। फिर उन्होंने वॉल्ट की तरफ देखा। वॉल्ट का भारी स्टील का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और पैसे गायब थे। कुछ ही मिनट में उनको ये एहसास हो गया कि बैंक पूरी तरह से लुट चुका है। पुलिस को तुरंत बुलाया गया और ऑफिसर्स ने बैंक की तलाशी शुरू की। क्योंकि बैंक फेडरल इंश्योर्ड था तो एफबीआई को भी इन्फॉर्म किया गया और एफबीआई ऑफिसर्स भी तुरंत बैंक पहुंच गए। पूरी बिल्डिंग की तस्वीरें ली गई और बैंक के चप्पे चप्पे में छानबीन की गई। सबसे ज्यादा डिटेल में वॉल्ट की छानबीन की गई। सबसे पहली चीज जो मिली वो थी बैंक का सिक्योरिटी कैमरा। उस पर काले रंग का स्प्रे पेंट किया गया था और उसे गोली मारकर तोड़ दिया गया था। जांचकर्ताओं ने उसके नीचे फ्लोर से 45 कैलिबर पिस्तौल के सेल्स कलेक्ट किए। जिसने भी ये रॉबरी की थी उसने अपने क्राइम को रिकॉर्ड होने से रोकने के लिए जानबूझकर ये सब कुछ किया था। अब सबका ध्यान वॉल्ट पर था। बैंक रिकॉर्ड के हिसाब से $71,000 से भी ज्यादा की रकम चोरी हुई थी, लेकिन चोरी की गई रकम का पैटर्न इन्वेस्टिगेटर के लिए कंफ्यूजिंग था। चोरों ने कैनवास बैग में 300 मिलियन पाउंड से ज्यादा के कॉइन्स और गले का एक नेकलेस चुराया था, लेकिन पास के ही एक खुले ड्रावर में उन्होंने $1,00,000 से भी ज्यादा के कैश ऐसे ही छोड़ दिए थे। इस सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं था। कॉइन्स बहुत ही भारी और बल्कि थे और उन्हें बिना किसी का ध्यान खींचे ले जाना मुश्किल था। बिल्स को छिपाना और ले जाना बहुत ही आसान था। इन्वेस्टिगेटर को शक था कि या तो रॉबर्स बहुत ही जल्दी में थे या फिर उनके पास कॉइन लूटने का कोई स्पेशल रीजन था। बिना किसी विटनेस, बिना किसी अलार्म और कैमरा के बेकार होने की वजह से ऑफिसर्स ने यह पता लगाना शुरू किया कि वॉल्ट को इतने आसानी से कैसे खोला गया। क्योंकि बैंक वॉल्ट को खोलने का एक्सेस सिर्फ 4 एम्प्लॉइज के पास था और उनमें से एक थे बैंक के प्रेसिडेंट डैन शॉर्ट। वो अकेले एम्प्लॉय थे जो उस सुबह काम पर नहीं आए थे और इसी वजह से उन पर शक गहरा होता चला गया। बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मैक अल्मंड ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि शॉर्ट पिछली रात देर तक काम करने वाले थे। इस इंफॉर्मेशन से ये पॉसिबिलिटी पैदा होती है कि शॉर्ट देर रात तक बैंक में तो थे लेकिन सुबह वो गायब थे। तभी ऑफिसर्स तुरंत शॉर्ट के घर पहुंचते हैं। घर शांत और खामोश दिख रहा था। उनका लाल पिकअप ट्रक भी गायब था। अंदर उन्हें कई ऐसी चीजें मिली जिनसे पता चला कि कुछ तो गलत है। शॉर्ट के घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था और किचन में एक कूड़ेदान उल्टा पड़ा हुआ था। बेडरूम में शॉर्ट का चश्मा ऐसे ही रखा हुआ था और वो उनके बिना कभी कहीं नहीं जाते थे। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से ये सब कुछ देखकर लग रहा था कि वो अचानक शायद किसी के दबाव में वहां से चले गए थे। कुछ घंटों के बाद शहर के बाहर ही सिविल मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक फैक्ट्री का एक एम्प्लॉय का फोन आता है। वो कहता है कि पार्किंग में एक लाल रंग की पिकअप ट्रक छोड़ दी गई है और वो डायन शॉर्ट के ही नाम पर रजिस्टर है। ऑफिसर्स तुरंत ट्रक के पास पहुंचते हैं और ट्रक की छानबीन करने पर उन्हें कॉइन्स के रैपर्स मिलते हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ नोवेल में ही यूज होते थे। ऑफिसर्स ने ट्रक से फिंगरप्रिंट्स ली जो कि सिर्फ शॉर्ट के ही फिंगरप्रिंट से मैच हुई। इस डिस्कवरी ने मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। क्या शॉर्ट को किडनैप कर लिया गया था और उन्हें रॉबर्स की मदद करने के लिए मजबूर किया गया था, या उन्होंने खुद पैसे चुराए और अपने गायब होने का नाटक करने लगे? थ्योरीज अलग अलग थी लेकिन एक फैक्ट क्लियर था कि शॉर्ट गायब थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने टाइमलाइन बनाना शुरू किया। शॉर्ट के पड़ोसी कार्लो डायन ने बताया कि देर रात 2 बजे उनको उनके घर के बाहर से हेडलाइट आते दिख रहे थे। 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने व्हीकल्स को जाते हुए देखा। दूसरी तरफ एक लोकल ट्रक ड्राइवर बडी मिल्स देर रात 3 बजे काम से घर लौट रहे थे। बडी मिल्स ने ऑफिसर्स को बताया कि देर रात जब वो अपने घर लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ गाड़ियां देखी। उनमें से एक लाल पिकअप ट्रक था जो कि शॉर्ट के ट्रक से मैच करता था और ट्रक के साथ 2 वैन थी जो कि ट्रक के साथ ही जा रही थी। गवाहों के बयान से ये पता चलता है कि रात 2 बजे से 3 बजे तक शॉर्ट के घर पर कई व्हीकल्स आए और बाद में शॉर्ट के ट्रक के साथ वहां से चले गए। जांच का पहला दिन मिसिंग बैंकर का कोई क्लू नहीं मिलने के साथ खत्म हुआ। थ्योरीज डिवाइडेड थी। अगर शॉर्ट इन्वॉल्व थे
तो वो पैसे लेकर भाग सकते थे, लेकिन अगर वो विक्टिम थे तो उनकी जान खतरे में थी। एजेंट्स ने उनका क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया, एयरपोर्ट पर नजर रखी और रेंटल कार कंपनीज को चेक किया, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। एफबीआई इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकती थी कि बैंक प्रेसिडेंट ने खुद चोरी प्लान की थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ऐसी रॉबरीज अक्सर वायलेंस में बदल जाती है। दोनों ही सूरतों में डायन शॉट को ढूंढना बहुत ही जरूरी था। अगले कुछ दिनों में सर्च एफर्ट्स बढ़ाए गए। डेप्यूटीज और ऑफिसर्स की टीम ने पैदल चलकर, व्हीकल की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे शहर को छान मारा। प्लेन्स ऊपर से घूम रहे थे, रोड, खेत, नदी के किनारों को देख रहे थे। सर्च उस जगह से शुरू हुई जहां शॉट का ट्रक मिला था और मिसिंग बैंकर का कोई क्लू पाने की उम्मीद में शहर के बाहर तक पहुंच गई। इतनी बड़ी कोशिश के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला और दिन बीतते गए। शॉट जिंदा है या मर चुके हैं ये भी अब तक नहीं पता चला था। नोएल की कम्युनिटी सदमे में थी। उनका बैंक लूट लिया गया था और उनका प्रेसिडेंट भी गायब था और जवाब कहीं नजर नहीं आ रहा था। 5 दिन के बाद वो जवाब बहुत ही भयानक तरीके से सामने आया। 11 अक्टूबर की सुबह केस ने और भी सीरियस मोड़ ले लिया। स्टेट बॉर्डर के ठीक पार ओक्लाहोमा के ग्रैंड लेक में 2 मछुआरे अपनी फिशिंग लाइन डालने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उस सुबह शांत पानी में एक भयानक राज छुपा हुआ था। उन्होंने सरफेस के ठीक नीचे कुछ अजीब सा तैरता हुआ देखा। पहले तो उन्हें लगा कि कोई मछली है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आए उन्होंने देखा कि ये तो एक इंसान का शरीर है। मछुआरों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने डेप्यूटीज और ऑफिसर्स को। सब लोग तुरंत स्पॉट पर पहुंचते हैं और जब तैराक को पानी में भेजा गया बॉडी को निकालने के लिए, तब सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला ऑफिसर भी हैरान रह गया। बॉडी को एक कुर्सी पर टेप की मदद से बांधा गया था, फिर उस पर चैन बांधी गई थी और कंक्रीट की ब्लॉक से बॉडी को बांध दिया गया था। नदी में कई दिनों तक डूबे रहने की वजह से बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। विक्टिम की पिछली पॉकेट में एक वॉलेट मिला। उसके अंदर एक ड्राइविंग लाइसेंस था, जिससे ये पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि 51 साल के डायन शॉट मिसिंग बैंक प्रेसिडेंट मिल चुके थे। मेडिकल एग्जामिनर ने मौत का रीजन डूबना कंफर्म किया। मौत का वक्त 6 अक्टूबर की सुबह के हिसाब से था, उसी दिन जिस दिन ये रॉबरी हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी मौत में यूज हुए इंस्ट्रूमेंट को स्टडी किया। शॉट को एक मेटल चेयर से बांध दिया गया था। उनकी बॉडी को टेप की एक गहरी पट्टी बनाकर एक पत्थर यानी कि कंक्रीट ब्लॉक से चिपका दिया गया था। कई दिनों तक नदी में डूबे रहने की वजह से बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने उनकी हत्या में यूज हुए सामान को स्टडी किया। शॉट को एक मेटल चेयर से बांध दिया गया था। उनकी बॉडी को डक टेप की चौड़ी पट्टियों से चिपकाया गया था। एक भारी चैन को एक कंक्रीट ब्लॉक से जोड़ दिया गया था ताकि बॉडी ज्यादा देर तक नदी में डूबी रहे। जिसने भी ये मर्डर प्लान किया था उसने बहुत ही सोच समझकर ये काम किया था। उनका गोल था कि डायन शॉट कभी ना मिले, लेकिन डिकम्पोज होने की वजह से बॉडी के अंदर गैस बनने लगी, जिसने बॉडी को सरफेस पर उठा दिया। चैन और ब्लॉक का वेट नीचे रख रहा था, लेकिन प्रेशर की वजह से बॉडी ऊपर आ गई। मर्डर साइट की डिस्कवरी ने बैंक रॉबरी केस को मर्डर केस में बदल दिया। एफबीआई और लॉ इन्फोर्समेंट टीम ग्रैंड लेक पर एक साथ आई। 19 साल के एक्सपीरियंस स्पेशल एजेंट लीडल फ्राइडे ने इस केस की कमान संभाली। उनकी टास्क फोर्स ने क्राइम सीन के हर एक एलिमेंट को प्रोटेक्ट किया। चेयर, चेन्स, डक्ट टेप और ब्लॉक की केयरफुली पिक्चर्स ली गई और उन्हें एविडेंस के रूप में कलेक्ट किया गया। इन चीजों को डिटेल में एनालाइज करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में एफबीआई के लैब में भेजा गया। क्राइम की ब्रूटेलिटी ने इन्वेस्टिगेटर और कम्युनिटी दोनों को शॉक कर दिया। ये पता चलता है कि जब क्रिमिनल ने शॉट को चेयर से बांधा और 30 फीट के गहरे पानी में फेंका तब वो होश में थे। इससे पता चलता है कि क्रिमिनल्स ने अपने विक्टिम को छुपाए रखने के लिए एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर किया था। शॉट की बॉडी मिलने से एक बात और क्लियर हो गई कि वो चोर नहीं बल्कि शुरू से ही विक्टिम थे। एफबीआई का फोकस अब पूरी तरह उनके किलर्स को ढूंढने पर था। क्लूज जमा करने के लिए एफबीआई ने चेयर और चेन्स की तस्वीरें पब्लिक कर दी ताकि उनसे कुछ टिप मिल सके। कुछ ही घंटों में कॉल्स आने लगी। कुछ कॉल्स नॉर्मल थ्योरी थी, जबकि कुछ कॉल्स में उस एरिया के कुछ लोगों पर शक जताया। एक अनजान टिप देने वाले ने बताया कि रॉबरी के तुरंत बाद 2 भाई बहुत सारे खुले पैसे के साथ देखे गए थे। ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि चोरी हुए पैसों में 300 पाउंड से ज्यादा के कॉइन्स थे। अगले कुछ दिनों में एफबीआई के हाथ एक और कामयाबी लगी। रॉडी फोर्समैन नाम के एक लोकल रहवासी ने बताया कि जब वो अपने बच्चों के साथ ग्रैंड लेक के किनारे फिशिंग कर रहे थे तो उन्हें 2 ऐसी चीजें मिली जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एक लकड़ी का डंडा था जो शायद चेयर को पानी में डुबाने के लिए यूज किया गया था,
और दूसरा कुछ डक्ट टेप के टुकड़े मिले। अखबार में मर्डर के इंस्ट्रूमेंट की तस्वीरें देखने के बाद फोर्समैन को कनेक्शन का शक हुआ। उन्होंने उन चीजों को प्लास्टिक बैग में सेफ रखा और इन्वेस्टिगेटर्स को भेज दिया। एफबीआई लैब में एग्जामिनर्स ने उस सामान की तुलना शॉट की बॉडी के साथ मिली चेयर और डक्ट टेप से की। डक्ट टेप के टुकड़े को जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस के अंडर देखा गया तो उसमें फाइबर्स और फटे हुए एजेस दिखे, जो कि चेयर पर लगे टेप के टुकड़ों के साथ परफेक्टली अलाइन हो रहे थे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि टेप पर एक फिंगरप्रिंट मार्क मिला था। ये प्रिंट किसी सस्पेक्ट के अगेंस्ट पहला डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस था। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने ग्रैंड लेक के अराउंड अपनी खोज बढ़ा दी। नोएल और पास के बॉर्डर पर गवाहों से जानकारी मिलती रही। कई लोकल्स ने बताया कि क्राइम की रात उन्होंने शॉट के घर के पास व्हीकल्स देखे थे। एक विटनेस ने बताया कि 3 व्हीकल्स सुबह 3 बजे के करीब नोएल से निकले थे। शॉट का लाल पिकअप ट्रक, एक 2-टोन वैन और एक डार्क कलर्ड ट्रक। ये डिस्क्रिप्शन शॉट के पड़ोसी की अर्ली रिपोर्ट से मैच करती थी, जिसने रात को 2 बजे अपने घर के आसपास हेडलाइट को आते जाते देखा था। इनसे ये पता चलता है कि क्राइम में कई लोग शामिल थे। कॉनवे में एटलीस्ट 3 व्हीकल्स थे। इससे पता चलता है कि एक से ज्यादा क्रिमिनल्स थे और शायद उनका एक तीसरा साथी भी था। एफबीआई एजेंट्स ने हर क्लू, हर टिप और हर गवाह के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। डाइन शॉट की मौत से पूरी कम्युनिटी में डर फैल गया था। नोएल जैसे टाउन के लिए, जो कि अपनी सेफ्टी के लिए जाना जाता था, यह सोचना भी नामुमकिन था कि किसी को किडनैप किया गया, उसे बैंक खोलने के लिए मजबूर किया गया और फिर इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। रहवासी डर गए थे। कई लोग इन्वेस्टिगेटर के साथ कॉर्पोरेट करने में भी हानाकानी कर रहे थे, क्योंकि वो क्राइम में दिखाए गए वायलेंस के लेवल को लेकर कंसर्न थे। कुछ लोग डरते थे कि अगर वो आगे आए तो उन पर बदला लिया जाएगा। इसके बावजूद भी टिप्स आती रही। हर कॉल को लॉक किया गया, हर क्लू को फॉलो किया गया। दूसरे हफ्ते के एंड तक इन्वेस्टिगेटर ने 80 से ज्यादा पोटेंशियल सस्पेक्ट की लिस्ट बना ली थी। कुछ को जल्दी ही एलिमिनेट कर दिया गया, बाकी लोग क्वाइटली सर्विलांस पर थे। उनमें से अग्वासिक ब्रदर्स प्रोमिनेंट रूप से सामने आए। 1990 की शुरुआत में स्टेट बैंक ऑफ नोएल रॉबरी और डैन मर्डर के केस में एफबीआई की जांच 2 यंग मैन जॉय और शानो नागवास्तिक तक सीमित हो गई थी। जॉय 23 साल का था, जबकि शानो सिर्फ 18 का था। वो अपनी माँ के साथ शहर के साउथ में एक सिंपल से घर में रहते थे। दोनों में से किसी के पास भी स्टेबल जॉब नहीं थी, फिर भी उनका खर्चा एक अलग कहानी बयां कर रहा था। दोनों ने रिसेंटली कार कैश पर खरीदी थी। उनके पिता की कई साल पहले एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी, जिससे फैमिली को इंश्योरेंस मनी मिला था, लेकिन उसमें से ज्यादातर बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। भाइयों के पास जो कैश था उसका कोई लीगल सोर्स नहीं था। एफबीआई ने उनका सामना करने का फैसला किया। शुरू के इंटरव्यूज में दोनों शांत और कॉर्पोरेटिव दिखे। जोई ने बताया कि रॉबरी की रात वो 40 किलोमीटर दूर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर था। शानो ने क्लेम किया कि वो अपनी माँ के साथ घर पर था। जब उनसे हथियारों के बारे में पूछा गया तब जोई ने एक्सेप्ट किया कि उनके पास एक 45 कैलिबर हैंडगन है, वही कैलिबर जो बैंक के सिक्योरिटी कैमरा को डिसेबल करने के लिए यूज की गई थी। शानो ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि वो गन कहाँ रखी गई है। हथियारों को निकालकर एफबीआई की लैब में भेजा गया। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ गए। उनमें से कोई भी बैंक से मिले शेल से मैच नहीं करते थे। इंटरव्यूज में भी दोनों भाई बहुत ही कॉर्पोरेटिव थे और अब उन पर शक कम होता जा रहा था, लेकिन उनके पास अब भी बहुत सारा कैश और बहुत सारे कॉइन्स थे और इसी वजह से उन पर से पूरी तरह शक हट भी नहीं रहा था। एफबीआई एजेंट्स परिवार से पूछताछ करने के लिए दोनों भाइयों की मां से पूछताछ करते हैं, जिन्होंने बताया कि वो इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और तो और उन्होंने शानो के बयान को भी कंफर्म किया और उन्होंने कहा कि उस रात शानो उनके साथ घर पर था। तभी एफबीआई थक हार कर उनकी फिंगरप्रिंट्स मांगती है, तो जोई ने तुरंत कॉर्पोरेट किया और अपनी फिंगरप्रिंट्स दे दी। शानो ने हेजिटेट करते हुए उन्हें बाद में देने का वादा किया, लेकिन वो बाद में नहीं आया। शानो के इनकार ने उस पर शक और बढ़ा दिया। इस टाइम तक एफबीआई ने उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को भी पता लगा लिया था। रिकॉर्ड से पता चला कि रॉबरी के बाद शानो ने $5000 से ज्यादा के कैश खर्च किए और जोई ने अगले 16 महीनों में लगभग 19,000 से ज्यादा डॉलर्स खर्च किए, जबकि दोनों भाई बेरोजगार थे। फोन रिकॉर्ड से जोई की सच्चाई सामने आने लगी। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया था कि वो पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, फिर भी रॉबरी की रात उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया था और उसका लोकेशन बैंक के पास आ रहा था, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर। इससे जोई पर बहुत ज्यादा शक बढ़ गया था। तभी इन्वेस्टिगेटर ने शानो के दोस्त से भी पूछताछ की। पुलिस के होश तो तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि शानो का दोस्त भी इस रॉबरी में शामिल था। दिसंबर 1979 में शानो को पॉलीग्राफिक टेस्ट देने के लिए ले जाया गया।
उसे एक रूम में ले जाया गया जहां उससे रॉबरी के बारे में सवाल किए गए। उसी वक्त उसके शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा गया और उससे ये पता चला कि शानो झूठ बोल रहा है। हालांकि अमेरिकन कोर्ट्स में पॉलीग्राफिक टेस्ट को सबूत नहीं माना जाता है, लेकिन इससे FBI एजेंट्स को ये पता चल गया कि शानो शुरू से ही झूठ बोल रहा था। इसी बीच फॉरेंसिक एनालाइज धीरे धीरे आगे बढ़े। जोई की फिंगरप्रिंट की तुलना डक्ट टेप पर मौजूद प्रिंट से की गई, लेकिन ताजुब की बात यह है कि फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। लेकिन एग्जामिनर्स ने कुछ अनयूजुअल नोट किया। ये प्रिंट जोई की रीडल पैटर्न से काफी मिलता जुलता था, जो कि ये बताने के लिए काफी था कि ये प्रिंट उसके किसी भाई या बहन का था। सभी सबूत सामने आने के बाद पुलिस ने जबरदस्ती शानो की फिंगरप्रिंट्स ली, जो कि मैच कर गई। अब शानो पूरी तरह से टूट गया और उसने पूरी कहानी सुनाई। शानो ने बताया कि बेरोजगार होने की वजह से उसके पास पैसों की बहुत ही कमी थी और अब उसके पिता के इंश्योरेंस से मिले पैसे भी खत्म हो रहे थे कि तभी दोनों भाई ये फैसला करते हैं कि वो एक बैंक रॉबरी करेंगे। बैंक रॉबरी करने के लिए दोनों भाइयों ने वाइस प्रेसिडेंट का पता लगाया और उन्हें किडनैप कर बैंक रॉबरी करने के लिए मजबूर किया। बैंक रॉबरी होने के बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और उनकी लाश को पानी में फेंक दिया। जोई और शानो दोनों भाइयों ने इस पूरी रॉबरी को बहुत ही दिमाग से एनालाइज किया था और इस रॉबरी में जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया था वो सभी चीजें भी चोरी की थी। ये केस की सुनवाई कोर्ट में हुई और कोर्ट ने दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भी बिना किसी पेरोल के। अब तक इस केस को 35 सालों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब भी ये केस बैंक रॉबरी की वजह से नहीं बल्कि डायन शॉर्ट की ब्रूटल मर्डर की वजह से फेमस है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।